हेलो एवरीवन। रिसेंटली सीए इंस्टीट्यूट ने आपके सीए इंटर EIS-SM का एग्जाम कंडक्ट करवाया था। उसी पेपर के डिस्कशन के रेस्पेक्ट में आज अपने मिले हैं। ठीक है भैया। देखिए, अब की बार जो पेपर आया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर बहुत ज्यादा इजी था और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। पेपर स्टैंडर्ड था। भैया ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि पेपर स्टैंडर्ड था? देखिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस, ये आपके चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। अब एक बात को समझिए कि आपके इंस्टीट्यूट के मैट में फीचर्स ऑफ सीबीएस भी दिया हुआ है और आपके इंस्टीट्यूट के मैट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस भी दिया हुआ है। आपके इंस्टीट्यूट के मैट में फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेपरेटली दिया हुआ है। और अगर आप फीचर्स लिख कर आएंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इंस्टीट्यूट फुल मार्क्स देगा ऑन द सेइंग कि भैया फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के मैट में कैटेगोरिकली बताया हुआ है कि भैया ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये आपका फीचर्स है। ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स एरर कर सकते थे। ठीक है, तो अपने पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, EIS में टोटल अपने पास 5 चैप्टर्स है, जिसमें से पहला चैप्टर है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, दूसरा चैप्टर है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स, तीसरा चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, चौथा है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और पांचवा चैप्टर है कोर बैंकिंग सिस्टम्स। मैं अपने क्लास के स्टार्टिंग में यह बात बता देता हूं कि कोई भी ऐसा चैप्टर आप नहीं कह सकते हैं कि भैया ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये बात मैं क्लास के स्टार्ट में बता देता हूं आपको। और आप ये चीज देख भी सकते हैं कि आपसे चैप्टर नंबर 1 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, चैप्टर नंबर 2 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर नंबर 3 में 10 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और चैप्टर नंबर 5 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भैया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो देखिए क्या है कि बिजनेस इंटेलिजेंस टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2 में था। ठीक है, अब बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर्स एंड अदर एंड यूजर्स मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस। लिस्ट आउट द बेनिफिट्स आपसे पूछ रहा है ऑफ यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके इंस्टीट्यूट के मैट में रीजंस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस है, उसके साथ साथ बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस दोनों टॉपिक है। तो अगर आप रीजंस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस लिखकर आएंगे, बिकॉज रीजंस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस और बेनिफिट्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस ये दोनों का आंसर में कुछ पॉइंट्स अपने को सिमिलर दिख जाता है। तो अगर आप ये लिखेंगे रीजंस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस और ये आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने बेनिफिट से लिखा था, तो ये नहीं चलेगा। आपसे जब बेनिफिट्स पूछा है तो आपको बेनिफिट्स लिखना पड़ेगा। तो ये अपना बेनिफिट्स है बिजनेस इंटेलिजेंस का, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एनहांसिंग communication among departments, gaining competitive advantage. Business intelligence systems can also help companies identify market trends and spot business problems that need to be addressed. Business intelligence systems help in enhancing customer experience, allowing for timely and appropriate response to customer problems and priorities, accelerating and improving decision making, और फिर क्या है, ड्राइविंग न्यू रेवेन्यूज। ये अपना बेनिफिट्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस है। अब एक बात देखिए, ये कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 नंबर का, तो एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा। यहां पर आपको 6 पॉइंट लिखना ही चाहिए था। 6 पॉइंट लिखने के साथ साथ आपको बिजनेस इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मैं अपने क्लास में ये वाला बात बोलता हूं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद आप बेनिफिट्स एक्सप्लेन करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात हुआ। फिर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस। ये अपने चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। कितना नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का। 2 नंबर का है तो आप 4 पॉइंट लिखिए, मिनिमम 4 पॉइंट आपको लिखना ही चाहिए। 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट नहीं, 2 नंबर के लिए 4 पॉइंट। अगर आपसे बोल देता क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस, तो आप 2 लिखिए, अलग बात है। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्रीफली डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस, तो अगर 2 नंबर का है तो आप 4 पॉइंट लिखिए ही लिखिए। समझ में आया? हाँ भैया।
जिसमें अपना ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, एनेबल्स करता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, कॉमन डेटाबेस इन सेंट्रल सर्वर, branches functions as delivery channels providing services to its customers. Customer core banking solutions bring significant benefits such as customer is a customer of a bank and not of the branch. CBS is supported by advanced technological infrastructure and has high standards of business functionalities. CBS is centralized banking application software that has several components which has been designed to meet the demands of the banking industry. अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड लिखने से अपने को फुल मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, कीवर्ड लिखने से कुछ मार्क्स मिलेगा, लेकिन मैं आपको क्लास में ये बात बताया था कि स्टेटमेंट फॉर्म का आंसर है। कंप्लीट स्टेटमेंट मैं आपको बैठा बैठा के लर्न करवाया हूं। मैं कंप्लीट स्टेटमेंट आपको सीबीएस का बैठा बैठा के लर्न करवाता हूं। तो ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कंप्लीट आंसर लिखना था, ठीक है ना? ठीक है भैया। फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है 6 ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो ये अपने 6 ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं। ये तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, तो आसान क्वेश्चन था। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। अब इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जब ये आपसे पूछ रहा है तो आपको सारे के सारे कितना पूछा? 4 सॉरी। आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन एनी 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिखना है। जब आपसे बोल दिया क्वेश्चन में कि सिर्फ और सिर्फ 4 बताइए, तो आपको 4 ही बताना है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते थे? तो इंटरनल कंट्रोल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते थे। उसके बाद आप लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए। समझ में आया? हाँ भैया। तो 4 नंबर के लिए आप अगर 4 पॉइंट लिख देंगे तो अपने को फुल मार्क्स मिल जाएगा यहां पे। ये अपने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। अच्छा, अब अगला कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग प्रोसेस। अब इसमें अपने देखे थे कि डेटा इंटीग्रेशन, डेटा सिलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, पैटर्न इवैल्यूएशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन, डिसीजन एंड यूज ऑफ डिस्कवर्ड नॉलेज। ये 7 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ये बात देखिए कि ये जो 7 पॉइंट है ना, इसे याद रखने में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता अपने ब्रेन को। इसीलिए यहां पर इसका कंटेंट एकदम अच्छा से याद होना चाहिए, जिसमें मैंने क्लास में आपको स्मूथिंग एक प्रैक्टिकली बताया था कि क्या होता है स्मूथिंग, एग्रीगेशन कंप्लीटली समझाया था एग्रीगेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आपको समझाया था, क्लस्टरिंग समझाया था, एसोसिएशन एनालिसिस, ये सारी की सारी टेक्निक्स तक मैंने बताया था। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये जो स्टेप्स आपको दिया हुआ है, ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट में ये पर्टिकुलर 7 स्टेप्स का ऑर्डर गलत है। ये पर्टिकुलर 7 स्टेप्स का ऑर्डर गलत है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का मैट बोल रहा है अपने को वही लिखना है। ये तो अपने को 7 स्टेप्स का अंदर का कंटेंट याद होना ही चाहिए, बिकॉज ये कोई 2-3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये बनाकर आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये आपको बनाना ही पड़ेगा, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आप सोच रहे हैं कि आपका ये सातों का सातों पॉइंट करेक्ट है और आपको मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, अगर आपका सातों का सातों पॉइंट करेक्ट है, इंस्टीट्यूट 100% ये अंदर का कंटेंट पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर 7 पॉइंट करेक्ट है तो आप 2 मार्क्स से ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ठीक है? ठीक है भैया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन इज अ ह्यूज टास्क एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड पेशेंस। द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम्स should keep abreast of the latest technological developments and implementation which is required to survive and thrive. Discuss the various risks and corresponding controls related to technological risk in an ERP environment. तो यहां पर आपको ये चारों का चारों पॉइंट लिखना पड़ेगा, और मैंने अच्छी से ये चारों के, इनफैक्ट ईआरपी में जो रिस्क और कंट्रोल्स जो भी एसोसिएटेड है, सारे के सारे रिस्क और सारे के सारे कंट्रोल्स का पॉइंट्स मैंने आपको अच्छी तरीके से एक वे से लर्न करवा दिया था। ठीक है ना? ठीक है भैया। तो ये चारों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये अपना चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। ठीक है? फिर देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि XYZ बैंक wants to deploy and implement core banking systems to all of its branches. As a consultant, how would you suggest the deployment and implementation of CBS at various stages to ensure bank's automation objectives are achieved? तो इसका आंसर क्या है? ये स्टेजेस: प्लानिंग, अप्रूवल, सिलेक्शन, डिजाइन, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सपोर्ट, अपडेशन, ऑडिट। ये सारे के सारे स्टेप्स का ऑर्डर यही होना चाहिए। प्लानिंग के बाद अप्रूवल, अप्रूवल के बाद सिलेक्शन, इसके बाद डिजाइन, फिर टेस्टिंग, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर मेंटेनेंस, फिर सपोर्ट,
फिर अपडेशन, फिर ऑडिट। अगर ये ऑर्डर गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑर्डर सही होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे स्टेजेस पूछ रहा है, तो स्टेजेस में आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, ये अपने जानते ही हैं कि स्केलेबल होता है, पार्शियली सिक्योर होता है, स्ट्रिंजेंट एसएलए होता है और कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट होता है। लेकिन डायरेक्टली आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने से देखिए मार्क्स ऐसा नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको हाइब्रिड क्लाउड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। उससे क्या होता है कि मार्क्स ज्यादा मिलने का संभावना, दैट इज अगर ये 4 पॉइंट आप लिखे हैं और अगर समझ लीजिए जो पेपर चेक कर रहा है अगर वो देखता है कि नहीं यार इसे मैं 3 दूं, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा होगा ना तो हो सकता है उसका मन बोले नहीं यार ये इंट्रोडक्शन भी दे रहा है, इसे मैं 4 में से 4 ही दे देता हूं। ठीक है, तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड देखे। अच्छा, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 अमेंडमेंट से है। ये अपना अमेंडमेंट से है कि डिस्कस एनी 3 चैलेंजेस इन्वॉल्व इन बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो चैलेंजेस इन्वॉल्व इन बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में यहां पर इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, स्टाफ रेजिस्टेंस, डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेस। ठीक है, अब आप देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से होता होगा, मार्क्स किस तरीके से अलॉट होगा। अगर ये चारों के चारों पॉइंट आप लिखे हैं तो 6 में से मिलेगा आपको 2। ठीक है, अब समझ लीजिए कि 4 पॉइंट आपने लिख लिया और इस पॉइंट का आपने कंटेंट सही लिखा है तो हो गया 3, अब आपको 6 में से 3 मिलेगा। फिर इसे भी अगर आपने सही लिखा है तो आपको मिल जाएगा 6 में से 4। दैट इज ये चारों के चारों पॉइंट सही लिखने का आपको 2 मार्क्स मिलेगा और इसके अंदर के कंटेंट लिखने का आपको 1, 1, 1 और 1, इस तरीके से मार्क्स अलॉटेड होगा इसमें। ठीक है ना? ठीक है भैया। और उसके बाद ब्रीफली डिस्कस 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो ये तो भैया सिक्योरिटी और कॉस्ट है। ठीक है, यहां तक अपना हुआ। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका अमेंडमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका अमेंडमेंट से है कि प्रोसेसर रजिस्टर्स और कैश मेमोरी में क्या फर्क होता है। प्रोसेसर रजिस्टर्स और कैश मेमोरी में क्या फर्क होता है, इसमें हमने रजिस्टर्स, रैम और कैश मेमोरी तीनों को एक साथ समझे थे और फिर अपने को समझ में आया था कि कैश मेमोरी को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है किस लिए किया जाता है, इन ऑर्डर टू ब्रिज अप द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर्स एंड द रैम। ठीक है, तो कैश मेमोरी ऐसा क्या करता है कि रजिस्टर और रैम के बीच में जो स्पीड डिफरेंस है वो ब्रिज अप हो जाता है। तो भैया वो क्या करता है, वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स का रेप्लिकेटेड कॉपीज अपने पास रख लेता है। ये अपने पूरा का पूरा अच्छी तरीके से इसे समझे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो अमेंडमेंट कितना नंबर का आया है, तो अमेंडमेंट यहां पर 2 मार्क्स यहां पर है और 6 नंबर यहां पर है। दैट इज ईआईएस में आपसे अमेंडमेंट पूछा गया है 8 मार्क्स का। समझ में आया? हाँ भैया, तो ये अपने ईआईएस के रिस्पेक्ट में अपना कंप्लीट डिस्कशन खत्म हो गया। अब अपने मूव करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टूवर्ड्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, ये अपना चैप्टर नंबर 3 का है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 आउटपुट कंट्रोल्स। तो यहां पर बहुत सारे आउटपुट कंट्रोल्स है, स्टोरेज, लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स, कंट्रोल्स ओवर प्रिंटिंग, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन कंट्रोल्स, रिटेंशन कंट्रोल्स, पूलिंग हो गया, लॉगिंग ऑफ आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहां पर पूछा गया कोई भी 2 आउटपुट कंट्रोल्स आप एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए आपको स्पूलिंग तो पक्का एक्सप्लेन करना ही चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा आउटपुट कंट्रोल है, ठीक है, जिसमें कंटेंट अच्छा है। तो यहां पर अपना ईआईएस का डिस्कशन अब खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है भैया। अब आते हैं अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखिए अपने पास 8 चैप्टर्स है और यहां पर भी देखिए हर चैप्टर को मोटा मोटी इक्वल इंपॉर्टेंस मिला ही है। सिर्फ चैप्टर नंबर 2 को पकड़ेंगे 10 मार्क्स का, इसको अगर छोड़ दे तो हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिला है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस परपंच में मत पढ़िए कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर अनइंपॉर्टेंट है। ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको मार्क्स अच्छा स्कोर करना है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो बिहेव प्रोफेशनली और कोई भी इस तरीके से मत जाइए कि ये चैप्टर मैं छोड़ देता हूं, ये चैप्टर मैं पकड़ लेता हूं। ऐसा नहीं चलता है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। 100% कोर्स, और वो भी इंस्टीट्यूट के मैथ से आपको 100% कोर्स पढ़ना पड़ेगा। आप इंस्टीट्यूट के मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस, हम बोल सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फीचर्स लिखकर आए होंगे। आंसर है कैरेक्टर्स, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के मैथ में सेपरेटली कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटली फीचर्स बोला हुआ है। तो अगर आप फीचर लिखकर आएंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स दे देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको इंस्टीट्यूट का मैथ प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा। आप इंस्टीट्यूट का मैथ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, मार्क्स स्कोर नहीं होगा वरना। यह अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है।
तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन रुक के करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 ही पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हल्का ट्विस्टेड क्वेश्चन अगर कोई है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जरा सा ट्विस्ट किया गया, जरा सा ट्विस्ट, ठीक है, कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन द डायरेक्ट कंपटीशन विद 15 कंपनीज एट नेशनल लेवल। Head of the marketing department of this company wishes to study the market position of rival companies by grouping them into like positions. इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है? ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का बात कर रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग को एक्सप्लेन कीजिए। नेम द टूल दैट मे बी यूज्ड बाय हिम और हर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट मे बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट द टेक्निक्स। तो इसमें अपने पॉइंट वाइज आंसर को लर्न किए थे कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग में पॉइंट नंबर 1 क्या है कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप पहले आप एक्सप्लेन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स व्हिच हैव सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड पोजीशंस इन द मार्केट। फिर पॉइंट नंबर 2, कंपनीज इन द सेम स्ट्रैटेजिक ग्रुप कैन रिजेंबल वन अनदर इन वन ऑफ द सेवरल वेज। ये कुछ वेज है। और स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग इज an analytical tool used for industry and competitive analysis and used when industry has so many competitors that it is not possible to examine each one of them in depth। ठीक है, और यहां पर अपना पॉइंट 4 हो गया कि प्रोसीजर क्या है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप। तो आई पैट था, आइडेंटिफाई, प्लॉट, असाइन सिमिलर, सेम और ड्रॉ। तो असाइन करना फर्म्स हैविंग सिमिलर स्ट्रैटेजी इन सेम ग्रुप। ये कंप्लीट आप एक्सप्लेन करेंगे, ये कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए यहां पर मार्क्स किस तरीके से दिया हुआ है, 1 + 4। तो पहला आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर है। दैट इज अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और फिर अगर आप ये चारों का चारों पॉइंट लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अपना स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का बात खत्म हुआ। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग के बाद अगला क्वेश्चन आइए ये कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर डिफरेंट इन द नेचर देन ऑल अदर डिसीजंस। In the light of the statement, explain major dimensions of strategic decisions। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, मैंडेटरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने देखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जब भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का इंट्रोडक्शन आपसे मांग रहा है, इंप्लाइड है कि आपको देना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होता है। उसके बाद ही आप डायमेंशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डायमेंशन एक्सप्लेन करेंगे तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको यह इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होता है, यह कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और यहां पर यह जॉर्ज और ग्लूक का भी नाम लेना पड़ेगा आपको। ये अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के रेस्पेक्ट में देखें कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप डायमेंशंस को एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हैं। जिसमें से डायमेंशंस क्या है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, नेसेसिटेट कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन द फर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Strategic decisions are likely to have a significant impact on the long-term prosperity of the firm. Strategic decisions are future-oriented and strategic decisions usually have major multi-functional or multi-dimensional consequences. ये अपने strategic decisions के रेस्पेक्ट में देखें। फिर आपसे एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी पूछा है, ये अपने चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपने 5 स्टेजेस पढ़े थे। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, इंप्लीमेंट एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस और रिटर्निंग टू नॉर्मल। ये अपना एक और क्वेश्चन खत्म हुआ। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अपॉन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक्सप्लेन। अब यहां पर देखिए इसका पॉइंट्स आप लोग खुद पढ़िए। पॉइंट्स को याद करने में कोई एफर्ट नहीं लग रहा है। अभी मैं अगर आपको 2 बार कहूंगा आपको पॉइंट लर्न हो जाएगा। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कंपटीटर, दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड द कंपटीटर, फिर कंपटीटर्स के स्ट्रेंथ को देखिए, कंपटीटर की वीकनेस को देखिए, और 5वां स्टेप है पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। अब ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि अगर आपने ये सिर्फ और सिर्फ पांचों के पांचों पॉइंट आपने सही लिखे हैं तो आपको 5 में से 3 दे देगा? नहीं 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 देगा। इसमें अगर आपका पॉइंट सही है तो आप मत एक्सपेक्ट कीजिए 1 से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका पॉइंट में कोई दम ही नहीं है। आपको अगर ये पांचों के पांचों पॉइंट आपने सही लिखे हैं तो आपको 5 में से 1 मिलेगा, और ये अंदर का कंटेंट आपको हूबहू याद होना चाहिए, तब आपको 5 में से 5 मिलने का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं।
और ये अंदर का हर एक कंटेंट को मैं क्लास में बैठा बैठा के लर्न करवाया था, बिकॉज मैं ये बात बोला था कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट करता है कि ये अंदर का कंटेंट आपको एकदम याद होना चाहिए। और मैंने अच्छी से 15-20 मिनट दिया था इस आंसर में। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, ये वाला बात भी समझ में आया। फिर है, देयर आर मेनी कंपनीज ऑफरिंग कोविड वैक्सीन, एनालाइज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, ब्रांड आइडेंटिटी, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सातों का सातों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो इजी है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द इश्यूज टू बी रिजॉल्व बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एन इफेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ के गए होंगे, क्योंकि जब मैं क्लास में ही बताया था, जब मैं क्लास में भी आपको पढ़ाया था, ये मैंने कहा था कि मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है, कभी भी ये क्वेश्चन हिट कर सकता है, कभी भी ये क्वेश्चन हिट कर सकता है। एकदम हम बता रहे हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को छोड़ के गए होंगे। इसका आंसर देखिए क्या है कि इफेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी विल इन्वॉल्व रेजिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू फॉलोइंग क्वेश्चंस, which sources of raw materials and components are available, how many manufacturing locations are there, what products are being made at each manufacturing locations, what modes of transportation should be used for various products, what is the nature of distribution facilities, what is the nature of materials handling equipment possessed, क्या वो ideal है, what is the method of deploying inventory in the logistics work, and should the business firm own the transport vehicles। ये क्वेश्चन है जो कि आपका पेपर को, आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर को थोड़ा एवरेज में ले आता है। ऊपर के जो भी क्वेश्चंस थे वो इजी थे, ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका पेपर को थोड़ा एवरेज में ला रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड में लाया जा रहा है। ठीक है, हाँ। और ये वाला क्वेश्चन पूछकर, दैट इज ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ के, दैट व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये क्वेश्चन पूछकर भी आपका पेपर इजी नहीं रहा, आपका पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया। समझ में आया? हाँ भैया। फिर एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन मतलब ये आटो के आटो पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5 में 5 मिलेगा। और ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको लर्न करवाए थे, जिसमें मैंने मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल दिया था, मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल दिया था, याद कीजिए। हाँ भैया, ये भी अपना इजी है, ये वाला आंसर में ऐसा कोई डिफिकल्ट का बात नहीं है। What are the various steps involved in BPR? ये तो अपने जानते ही हैं, determining objectives, identifying customers and determine their needs, study the existing business process, formulating a redesign plan and implementing the redesign process. फिर क्वेश्चन नंबर 10, write a short note on Richard Rummel's criteria for strategic audit। तो यहां पर एक स्ट्रेटेजिक ऑडिट का थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको ये कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फिजिबिलिटी, एडवांटेज, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कि अल्बेला फूड्स एंड जस्ट बी फूड्स, ये अपना केस स्टडी का क्वेश्चन है कि अल्बेला फूड्स एंड जस्ट बी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। ठीक है, ये दोनों कंपटीटर्स हैं और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस करते हैं। अल्बेलास आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोच, अल्बेला को जाना जाता है अपने इनोवेटिव अप्रोच के लिए, विच हैज रिजल्टेड इन गुड रेवेन्यूज। On the other hand, Just Be is slow in responding to environmental change. That is, Albela क्या proactive है? हाँ। On the other hand, Just Be जो है ये slow है in responding to environmental change. Therefore, ये reactive होगा. The initial stages of COVID-19 pandemic and the ensuring strict lockdown has had an adverse impact on both the companies. Realizing its severity, मतलब कोरोना वायरस के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एंड फ्यूचर कंसिक्वेंसेस, अल्बेला फूड्स इमीडिएटली चॉक्ड आउट इट्स पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजीज विच इंक्लूड इनिशिएटिव्स लाइक contactless dining, new category of foods in the menu for boosting immunity, improving safety measures and hygiene standards, introducing online and food delivery app. Seeing the positive buzz around these measures taken by Albela Foods, Just Be Foods also thinks to introduce these measures. Identify the strategic approach taken by Albela, तो Albela क्या है भैया? प्रोएक्टिव है, और Just Be Foods क्या है? ये आपका रिएक्टिव है। अब डिस्कस कीजिए ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच को। तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने अच्छी से आपको लर्न करवाया था स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज पार्टली रिएक्टिव। एकदम 100% आपको पूरा का पूरा आंसर बैठा के क्लास में लर्न करवाया था। तो ये अपना दोनों हुआ। और कौन सा अप्रोच बेटर है? तो डेफिनेटली भैया स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव ही होना चाहिए।
यहां अपना पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और पूरा ईआईएस के पेपर का डिस्कशन खत्म हो गया। ठीक है ना? तो आज के लिए टाटा बाय बाय।